जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे। आखिर हम देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति घटित हुई, उस क्रांति के पीछे किन किन घटनाओं का प्रमुख हाथ रहा है, यानी कि कौन कौन सी वो घटनाएं रही हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को घटित होने में, यानी कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति, उसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। क्यों आखिर 1857 की क्रांति घटित हुई, लोगों के मन में इतना आक्रोश क्यों था 1857 की स्थिति में। तो चलिए आज हम इन्हीं सब के कारणों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 की जो क्रांति घटित हुई थी, वह घटना किसी एक दिन का परिणाम नहीं थी। उसके पीछे लगभग 100 साल से घटनाएं घटित हो रही थी। देखिए 1757 में, देखिए 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, जो अंग्रेजों की स्थिति भारत में हो गई थी, वह बहुत ही एक तानाशाही स्थिति थी। ठीक है, तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद दौला के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद जो फाइनली इस युद्ध में जीत हुई थी, वो हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, इसके बाद 1764 का बक्सर युद्ध जब ईस्ट इंडिया ने जीत लिया, तब इसके बाद ईस्ट इंडिया ने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब अंग्रेजों की ढेर सारी ऐसी नीतियां थीं जो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किए जा रही थी। ठीक है, एक तरफ अर्थव्यवस्था को चौपट किए जा रही थी, यानी कि भारत के जो उद्योग धंधे थे, उन सब का स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उद्योग थे, यानी कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उनका शिकार होती जा रही थी भारत की सारे उद्योग और धंधे। ठीक है, तो इसी कारण से भारत में लोगों के मन में, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी आग जल रही थी 1757 से ही। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए जैसे ही 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, तो भारत में धीरे धीरे अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अपने गिरफ्त में लेना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो तो पूरी तरह से नष्ट हो ही चुके थे, और इसके अलावा जो भारत की धार्मिक स्थिति थी, ठीक है, यानी कि जो भारत की धर्म की स्थिति थी, उस पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए आखिर प्रमुख कारण कौन कौन से थे 1857 की क्रांति की, यानी कि 1857 की क्रांति को घटित होने में उसके पीछे कौन कौन से रीजन रहे हैं। देखिए फैक्ट टू फैक्ट देखेंगे। सबसे पहला रीजन है आर्थिक कारण। ठीक है, देखिए क्या थे आर्थिक कारण, भारत के लोगों के आर्थिक कारण क्या थे। देखिए भारत के लोग आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों की नीतियों की वजह से कमजोर हो गए थे। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, यदि कोई भी अकाल भारत में पड़ता था, तब लाखों करोड़ों लोग भारत के मारे जाते थे। यदि कोई महामारी भारत में फैलती थी उस टाइम अंग्रेजों के समय में, तो लाखों लोग ऐसे ही मर जाते थे। और अंग्रेजी सरकार जो थी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत के लोगों के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई भी उपाय नहीं करती थी। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जो वर्तमान में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, वो जिस तरह से अभी भारत में विकराल समस्या बनती जा रही है, यदि यह महामारी अंग्रेजों के समय में आई होती, यानी कि 1857 से पहले या उसके आसपास, तब ऐसा समझ लीजिए कि इस महामारी की वजह से लगभग करोड़ों लोग भारत के मर चुके होते, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी वो भारत के लोगों को, भारत के लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके विकास पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। देखिए एक तरफ तो जो आर्थिक कारण है उसकी हम बात कर रहे हैं, एक तरफ क्या था कि जो विदेशों से माल आता था, ठीक है, बना बनाया माल, यानी कि इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो वहां की जो नवीन टेक्नोलॉजी थी, तो उस टेक्नोलॉजी से माल बनकर भारत में सप्लाई किया जाता था बगैर किसी रोक टोक के, और बिल्कुल मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों ने अपना ली थी। तो एक तरफ तो माल वहां से धड़ाधड़ आ रहा था भारत में, ठीक है, और उसके अलावा जो वो माल था उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती थी कि भारत के जो हथकरघा उद्योग थे और भी जो भारत के उद्योग थे, जो पारंपरिक उद्योग थे, वो पूर्णतः नष्ट हो चुके थे, क्योंकि उस माल से कंपटीशन यहाँ का माल नहीं कर पा रहा था। तो इसका ये प्रमुख रीजन था कि भारत के उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे।
ठीक है। दूसरा कारण ये था कि रेल सेवाएं जो थी वो भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने डेवलप की, ठीक है। और रेल सेवाओं के डेवलप होने से यहाँ से कच्चा माल सीधा ब्रिटेन पहुंचाया जाता था, और यहाँ से मतलब कि रेल से कच्चा माल नहीं जाता था, लेकिन जो भारत के एरिया थे तो उनसे वो बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच जाता था कच्चा माल। तो इसकी वजह से जो अंग्रेज थे उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी बनती जा रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट होती जा रही थी, ठीक है। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों से मतलब कि काम कराते थे, ठीक है। और उसके बदले में उनको नियमित पारिश्रमिक यानी कि उनको वेतन स्पष्ट रूप से सही वेतन नहीं दिया जाता था। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जो भारतीय सिपाही थे उनको 7 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था। तो सिपाहियों में भी यह एक भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो यह इसका प्रमुख आर्थिक कारण है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। अब देखिए प्रमुख राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। देखिए राजनीतिक कारणों की बात करें तो इसमें दो प्रमुख कारण थे जो कि राजनीतिक कारण थे। पहला तो ये था कि जो अंग्रेजों का व्यपगत का सिद्धांत था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। और दूसरा राजनीतिक कारण था वो था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये दो प्रमुख कारण थे जो कि राजनीतिक कारण के रूप में 1857 की क्रांति के कारण उभर कर आए थे, ठीक है। अब इनको दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो एक भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चालू की थी। आखिर ये सहायक संधि क्या थी? देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की प्रमुख विशेषता यह थी कि जो भारत के राजा थे, ठीक है, तो जो भारत की रियासतें थी तो उनको अपने कब्जे में धीरे धीरे कर लेते थे। यानी कि वहां के जो सैनिक अधिकार थे वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे, ठीक है। मतलब उनको नियमित सेना रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था जो भारतीय राज्य थे। यानी कि जो भारतीय राज्य थे वो जो सेना रखते थे वो सेना अंग्रेजों की सेना होती थी, और उन सेना का खर्चा कौन उठाते थे? भारतीय रियासतों के जो राजा थे, ठीक है, वही उठाते थे। तो इस कारण से जो राजा थे भारत के देसी रियासतों के, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी, क्योंकि वो खर्च करते थे सेना पर लेकिन सेना काम करती थी अंग्रेजों के हिसाब से, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो ये था उनका लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, यानी कि पूरी की पूरी तरह से राज्य को अपने कब्जे में ले लेता था लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसकी नीति, ठीक है। और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कि जो दत्तक पुत्र वाली प्रथा थी उसको धीरे धीरे इन्होंने बंद करा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए इसमें क्या हुआ, जो भारत के ऐसे राजा थे जिनका कोई वैलिड पुत्र नहीं थे, ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी थी तो उनका भी कोई वैलिड पुत्र नहीं था, ठीक है। तो जिन जिन राजाओं के भारत में वैलिड पुत्र नहीं थे तो वो क्या करेंगे, वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से उत्तराधिकारी तो लेंगे, ठीक है, गोद लेंगे। तो जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ठीक है, जो व्यपगत का सिद्धांत था, इन्होंने इस सिद्धांत में क्या था कि गोद लेने की प्रथा को बंद करा दिया गया था, ठीक है। जब गोद नहीं लेंगे तो वो जो साम्राज्य है, वो जो राज्य है, वो स्वतः ही किसमें विलीन हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो जाएगा। तो ये दो प्रमुख कारण थे, एक तो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली की, और दूसरा था व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है 1857 की क्रांति के, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ रीजन और भी थे जिनको हम लोग बोलते हैं धार्मिक सामाजिक रीजन, ठीक है। समाज में कैसी स्थितियां उत्पन्न की थी अंग्रेजों ने, और धर्म की स्थिति क्या कर दी थी उन्होंने, तो इसको भी हम देखने की। अब देखिए देखते हैं जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव किस तरह से अंग्रेज करते थे। देखिए जो अंग्रेजों की प्रमुख नीति थी उनमें से यह था कि जो भारत के लोग हैं उनको काले, ठीक है, और अंग्रेज जो होते थे उनको बोलते हैं गोरे, ठीक है। तो काले और गोरे का मतभेद बहुत ही ज्यादा होता था। आप लोगों को याद होगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के मतभेद के खिलाफ भी आंदोलन किया था, वहां भी ढेर सारे असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की भी यही नीतियां थी कि वो काले और गोरे में बहुत ही ज्यादा मतभेद करते थे, ठीक है। जो गोरे होते थे यानी कि जो अंग्रेज होते थे, ठीक है, जो अंग्रेज सैनिक होते थे, ठीक है, तो
उनके रखरखाव में और भारतीय सैनिकों यानी कि काले भारतीयों की रखरखाव में बहुत ही ज्यादा अंग्रेज मतभेद करते थे। ठीक है, उनको जो अंग्रेजी सैनिक थे तो उनको अत्याधिक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुविधाएं दी जाती थी, और जो भारतीय थे उनको पारंपरिक सुविधाएं दी जाती थी और उनका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था, केवल उनसे काम लिया जाता था। ठीक है, तो ये एक भेदभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, काले और गोरे का मतभेद। ठीक है, और दूसरा था कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, उनमें जो पद दिया जाता था सेना में, उसमें धर्म को बहुत ही ज्यादा महत्व अंग्रेज देते थे। धर्म को महत्व किस लिए देते थे? देखिए, जो भारतीय व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, तो उनको सेना में हो या फिर कहीं पर भी प्रशासन में हो उच्च पद दे दिए जाते थे, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। और जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे तो उनको निम्न तबके के पद में रखा जाता था। ठीक है, और उनके वेतन में भी बहुत ही ज्यादा कटौती की जाती थी। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि एक सैनिक को एक माह में लगभग 7 रुपए वेतन प्रति माह के हिसाब से दिया जाता था। तो देखिए, इससे मतलब कि जो सैनिक थे उनका खर्चा तो दूर, उनके एक दो वक्त की रोटी भी नहीं चल पाती थी। तो यह एक प्रमुख कारण था कि मतलब धार्मिक रीजन बनता जा रहा था धीरे धीरे। मतलब भारतीय जो सैनिक थे और भारतीय लोग थे, उनको धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा था कि हमारा धर्म अब खत्म होने वाला है और हमको ये अंग्रेज जो हैं पूरी तरह से इस्लामिक बना देंगे। ठीक है, तो भारतीयों के मन में एक ये भी बहुत ही ज्यादा विचलन उत्पन्न कर देने वाला भाव था। ठीक है, तो इसके वजह से भारतीयों के मन में एक चिंगारी से जल रही थी और उन्हें किसी न किसी तरह से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की उनके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो ये था सामाजिक और धार्मिक रीजन। ठीक है, और इस रीजन के अलावा यदि हम देखें तो एक सैनिक रीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें भी सेना के बारे में बताया था तो उसमें भी। ठीक है, सैनिक रीजन एक अलग से है। ठीक है, सैनिकों का क्या रीजन था? देखिए, भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता था? विदेश लड़ने के लिए भेजा जाता था और उनको उचित सुविधाएं नहीं दी जाती थी। जबकि जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो ब्रिटिश इंग्लैंड की जो सेना थी, तो उनको एक अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार दिए जाते थे और भारतीयों को पारंपरिक हथियार दिए जाते थे और बाहर लड़ने गए तो उनको किसी भी तरह का, ठीक है, भारतीय सैनिकों को किसी भी तरह का धर्म से संबंधित चिन्ह गले में या हाथ में नहीं पहनने दिया जाता था। और इसके अलावा सबसे बड़ी अफवाह सेना में फैली थी एनफील्ड बंदूक के बारे में। ठीक है, जो एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बंदूक आई थी जिसका नाम है एनफील्ड बंदूक। ठीक है, तो उसमें जो कारतूस लगते थे तो उसके कारतूस के ऊपर चर्बी लगी रहती थी जो कि उनको नमी से बचाती थी। ठीक है, तो उन कारतूस की चर्बी को मुंह से निकालना पड़ता था बाहर। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अफवाह फैलाई थी, अफवाह हो या सही हो, ठीक है, एक ऐसी मानसिकता लोगों में बन चुकी थी सैनिकों में कि जो ये चर्बी है, ठीक है, तो ये गाय और सुअर के मांसों से बनाई गई है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जो भारतीय हिंदू थे और मुस्लिम सैनिक थे, ठीक है, तो उनके धर्म को बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचने लगा था। ठीक है, तो इसी कारण से भारतीय सैनिकों में रोष व्यक्त हो गया। ठीक है, उनमें भी एक बहुत ही ज्यादा लड़ने की इच्छा जागृत होने लगी। और ये जो लड़ने की इच्छा जागृत हो रही थी सैनिकों में, वो इसलिए नहीं हो रही थी कि क्योंकि प्रॉपर उन्हीं का वो हो रहा था, उन्हीं का शोषण हो रहा था। शोषण कुल मिलाकर पूरे समाज का हो रहा था। तो समाज के सभी वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, चाहे वो निम्न तबके के लोग हों, चाहे वो मिडिल क्लास के हों या फिर अपर क्लास के या फिर सेना। ठीक है, सभी ने लगभग कहीं ना कहीं इसमें भाग लिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ठीक है, और ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इस आंदोलन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? इन सभी चीजों को हम डिटेल के साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है, इसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग चीजों को डिटेल से जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या है, फैक्ट टू फैक्ट जानने में कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चीजों को एकदम गहराई से जानिए। ठीक है, चीजों के पीछे का रीजन क्या था वो जानना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।